जय हिंद क्लास। तो देखिए आज हम अपने इस वीडियो में आए हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे विश्व की प्राचीन सभ्यताएं। हमने इन सभी सभ्यताओं की एक सीरीज चालू की है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो उन वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से उसको चेक कर सकते हो। नहीं तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके भी उन सभी वीडियो को देख सकते हो। तो देखते हैं आज हम किस सभ्यता पर चर्चा करेंगे। आज हमारे सामने सभ्यता है चीन की प्राचीन सभ्यता। एक सभ्यता हुई जो हमारी चीन में विकसित हुई। देखते हैं यह सभ्यता कैसे कैसे विकसित हुई और फिर इसका कैसे पतन हो गया। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा पीछे मैंने कुछ यहाँ पर एक दीवार सी फोटो लगा रखी है। यह दीवार हमारी चीन की दीवार है। इसके बारे में भी अभी हम पढ़ेंगे कि चीन की दीवार का जो उद्घाटन था, जो चीन की दीवार ने या चीन की दीवार क्यों बनी और यह आज इतनी प्रचलित क्यों है। आइए देखते हैं। हम पढ़ेंगे प्रस्तावना कि चीन की सभ्यता के बारे में पढ़ेंगे, वह कैसे थी, कैसे कैसे उसका रहन सहन था। फिर पढ़ेंगे उसकी विशेषताएं, इसकी क्या क्या विशेषताएं थी। आइए देखते हैं। प्रस्तावना है हमारी यानी चीन की सभ्यता की प्रस्तावना है। चीन की प्राचीन सभ्यता, जो चीन की प्राचीन सभ्यता है वह हवांग्यो और चांगजियांग, एक चांगजियांग जगह है, वहां पे जो नदियों की घाटी में विकसित हुई। कहाँ पर विकसित हुई है? यह हवांग्यो और चांगजियांग नदियों की घाटी में यह सभ्यता विकसित हुई। चीनी लिपि आरंभ में चित्रात्मक थी। जो चीन की लिपि थी वह आरंभ में चित्रात्मक थी, अर्थात मतलब वह अपनी भाषा को समझाने के लिए चित्रों का प्रयोग करते थे। जैसे कि उनको एक मारते हुए हिरण को दिखाना है तो वह कुछ मारते हुए हिरण का चित्र बना देते थे, जिससे लोग समझ जाते थे कि हाँ यहाँ पर हिरण मारा गया है या यहाँ पर यह इनकी हिरण मारने की पद्धति है। यानी कि वह उनकी लिपि चित्रात्मक लिपि थी। कौन सी लिपि? प्रारंभिक लिपि। धीरे धीरे इसकी स्वयं की वर्णमाला का विकास निर्माण हुआ। यानी जब यह आगे सभ्यता बढ़ती गई तो धीरे धीरे इसकी स्वयं की वर्णमाला, स्वयं की लिपि का निर्माण हुआ। क्या हुआ? धीरे धीरे इनकी स्वयं की वर्णमाला का विकास हुआ। यानी कि इन्होंने अपनी खुद की लिपि बनाई और यह अपनी अब खुद की वर्णमाला में बात करते थे। इनकी चित्रात्मक लिपि नहीं रही, अब इन्होंने शब्दों में बात करना आरंभ कर दिया। आइए देखते हैं आगे क्या है। मंगोल जाति के लोगों ने इस सभ्यता को जन्म दिया। एक जाति थी मंगोल, उन्होंने इस सभ्यता को जन्म दिया एवं विकास में सहयोग दिया और इसके विकास में अपना भरपूर सहयोग दिया। किस जाति ने? मंगोल जाति ने। कई बार क्वेश्चन आता है कि चीन की सभ्यता की स्थापना किसने की? मंगोल जाति ने की। या फिर ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि चीन की सभ्यता का जन्म किस जाति ने किया? चीन की सभ्यता का जन्म मंगोल जाति ने किया। चीन की सभ्यता का विकास किस जाति ने किया? कि चीन की सभ्यता का विकास मंगोल जाति ने किया। आइए देखते हैं आगे क्या है। उपलब्ध ऐतिहासिक स्थलों के वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर चीन की क्या है? चीन की व्यवस्थित राजनीति है, जो उसकी राजनीति का इतिहास है, उससे हमें पता चला है कि 2852 ईसा पूर्व से फोसी नामक शासक था, उसने इसको प्रारंभ किया। क्या हुआ? फोसी नाम के शासक ने प्रारंभ किया। किसे? व्यवस्थित राजनीति। किसने? व्यवस्थित राजनीति। इतिहास का एक व्यवस्थित राजनीति है, वह हमारी 2852 ईसा पूर्व में फूसी नामक एक हमारा शासक हुआ, उसने इसको आरंभ किया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चीन के शासकों के, जो चीन के शासक हैं, चीन के शासकों को हम क्या कहते थे? शांग वंश। मतलब जो चीन में जितने भी शासक है वो कौन कौन से वंश के थे? एक था हमारा शांग वंश, एक था चाउ वंश और हान वंश, शूही वंश, तांग वंश व श्रृंग वंश था। यह इसके कुछ प्रमुख वंश थे जो हमारी चीन की सभ्यता में उभरे। कौन कौन से? पहला है शांग वंश, चाउ वंश, हान वंश, शूही वंश, तांग वंश और श्रृंग वंश। ठीक है, आई होप आपको यह समझ आया होगा। आइए आगे बढ़ते हैं कि आगे हमसे यह सभ्यता क्या कहने का प्रयास कर रही है। देखिए अब क्या है, चीन में कृषि का ज्ञान, यानी वो चीन है वहां पर कृषि का ज्ञान ही सभ्यता का आधार बना। यानी जब चीन के लोगों ने कृषि यानी कृषि खेती करने का ज्ञान लिया, वही इस सभ्यता के आधार का कारण बना। आइए आगे बढ़ते हैं। इस सभ्यता, जो यह सभ्यता है, वह हर दृष्टि से
पूर्ण विकसित सभ्यता थी। यानी कि यह सभ्यता इतनी जल्दी डेवलप हो गई, यह सभ्यता इतनी जल्दी विकसित हो गई कि यह हर क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, गणित के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, दर्शन के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, धर्म के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में यह इतनी ज़्यादा विकसित हो गई। और किसके आधार पर? जब इसने कृषि का ज्ञान लिया। कृषि के ज्ञान के साथ साथ इसकी और ज़्यादा जानने की इच्छा पैदा होती गई और इस कारण यह हर दृष्टि से पूर्ण तरह विकसित हो गई। आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम चीनी शासक स्वयं को, एक चीनी शासक क्या था? सर्वप्रथम चीनी शासक स्वयं को देश की जनता का कल्याण का कारण मानते थे। यानी वो सबसे पहले क्या होता था? जो चीन का शासक था, क्या था? जो चीन का शासक था वह चीनी जनता के लिए, यानी जो देश की जनता है उसके कल्याण का कारण मानते थे। अर्थात वह मानते थे कि अगर हम ना होते तो यह सभ्यता इतनी आगे ना होती, यह जनजाति इतनी आगे ना होती, यह लोग इतने आगे ना होते। यानी वह इसके कल्याण का, इसके विकसित होने का कारण स्वयं को मानते थे। कौन? चीनी शासक। कब? प्रारंभ स्तर में। आइए आगे बढ़ते हैं। द्वितीय चीनी सभ्यता, यानी यह सभ्यता थी द्वितीय, यानी कि हमने ना उसको 5 भागों में बांट रखा है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी और पंच। हमने इनको 5 भागों में बांटा है। और द्वितीय चीनी सभ्यता में क्या हुआ? द्वितीय सभ्यता में शिक्षित व्यक्तियों को जितना महत्व, मान, सम्मान दिया जाता था उतना अन्य किसी सभ्यता में नहीं दिया गया। देखिए क्या बात कही है कि जितना इस सभ्यता में, जितना जो एक शिक्षित व्यक्ति होता था, यानी जो जितना जानता था उसको सम्मान दिया जाता था। लेकिन बाकी सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा, उनमें क्या था? उनमें राजा को सम्मान दिया जाता था। लेकिन इस सभ्यता में जो जितना शिक्षित होता था उसको सम्मान दिया जाता था। यानी कि जितना जो अपनी शिक्षा को विकसित कर लेगा, जितना शिक्षित हो जाएगा उसका सम्मान उतना ही ज़्यादा होगा। यह हम कब सभ्यता, कौन सभ्यता में पढ़ते हैं? यह पढ़ते हैं हम द्वितीय चीनी सभ्यता में। आइए तृतीय सभ्यता के बारे में जानते हैं। इसमें क्या था? तृतीय चीनी सभ्यता में, तृतीय चीनी समाज यानी सभ्यता में मनोरंजन के विषय का स्थान प्राप्त था। जो हमारी तृतीय चीनी सभ्यता है उसमें क्या हुआ? मनोरंजन, यानी इसमें ना लोगों ने मनोरंजन के साधन अपनाए, उन्होंने अपने मनोरंजन करने के अलग अलग तरीके खोजे। इस कारण हम इसको तृतीय चीनी सभ्यता कहते हैं। देखिए इसमें हम इसको अलग अलग भागों में क्यों बांट रहे हैं? इस चीनी सभ्यता ने जब भी जिस भी चीज के बारे में जाना, जैसे पहले इसने कृषि के बारे में जाना तो उसको हमने प्रथम चीनी सभ्यता कहा। फिर दूसरी बारे में हम क्या जानते हैं? इसने जाना कि जो शिक्षित व्यक्ति है उसको यह ज्यादा मान सम्मान करते थे, तो उसको हमने द्वितीय श्रेणी में रख दिया। और तृतीय में जब इन्होंने मनोरंजन के बारे में जाना कि हाँ मनोरंजन नाम की भी कोई चीज होती है, जब इन्होंने उसके बारे में जाना तो उसको हमने तृतीय चीनी सभ्यता में रख दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है? चतुर्थ चीनी सभ्यता, यानी चतुर्थी चीनी सभ्यता में क्या हुआ? सर्वप्रथम रेशमी वस्त्रों, यानी जो रेशमी के वस्त्र थे, जो रेशमी के जो वस्तुएं थे उनका निर्माण किया गया, इसका प्रसार किया गया और इनको अलग अलग जगहों तक पहुंचाया गया। देखिए क्या है? चतुर्थी चीनी सभ्यता में हम उन चीजों को रखते हैं जो रेशमी वस्तु, जो रेशम की चीजों से बनी होती हैं, रेशमी वस्तुएं, चाहे वो कपड़े हो या अन्य कोई चीज हो, उस सभ्यता को, यानी उस चीज को हम इस चतुर्थी चीनी सभ्यता में रखते हैं, जिसका इन्होंने खुद तो उपयोग किया ही, लेकिन इन्होंने उसका प्रसार भी किया। यह उसको अलग अलग जगहों तक भी इन्होंने उसको पहुंचाया। आगे आगे बढ़ते हैं। क्या है? पंचम चीनी सभ्यता, यानी 5वीं चीनी सभ्यता क्या थी? देखते हैं। कला के क्षेत्र में चीनी कलाकार सुंदरता, जो चीनी कलाकार थे वह सुंदरता, स्वच्छता का तो ध्यान रखते ही थे, लेकिन साथ ही साथ कला को आनंद का स्रोत एवं मानव की भावनाओं का दर्पण बनाते थे। हमने पंचमी चीनी सभ्यता में क्या देखा कि इस सभ्यता ने क्या किया? चित्र बनाने शुरू कर दिए। कोई ऐसे वैसे चित्र नहीं,
चित्र थे जो मानव की भावनाओं को प्रकट करें। जब मानव उन्हें देखे तो उसका मन मोहित हो जाए। मतलब आनंदमय, जो आनंदमय स्रोत थे वो उन्होंने अपनी कला में डाले, जिसको सुंदरता और स्वच्छता का उन्होंने बहुत ही ज्यादा ध्यान रखा। इसको हम रखते हैं अपनी पंचमी चीनी सभ्यता में। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे यह सभ्यता क्या कहने का प्रयास कर रही है। चीनी सभ्यता के वासी मंगोल जाति के मानव थे। यानी वो चीनी सभ्यता थी, वह क्या थी, वह उसके जो चीनी सभ्यता थी ना, वहां पर मंगोल जाति के लोग थे। कौन थे? मंगोल जाति के लोग थे, तथा इनमें अन्य किसी विदेशी जाति का समावेश नहीं था। क्या है देखिए, जो मंगोल जाति था ना, जो मंगोल जाति थी, उसके अलावा यहाँ पर और कोई भी जाति नहीं रहती थी। यानी कि इनका दूर दूर तक कोई संबंध नहीं था। सिर्फ मंगोल तो बस मंगोल, यानी कि बस यहाँ पे मंगोल ही जाति रहती थी, और यह किसी से भी मतलब अपना तालमेल नहीं रखती थी। इसी कारण इस सभ्यता में युद्ध भी नहीं हुए, और जो कि अपने ज्ञान को इतना सर्वोच्च बना पाई। आइए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि तत्कालीन समय था, वहां पर चीन में पहुंचना बहुत कठिन था। जो हमारा उस तत्कालीन समय, यानी जो उस टाइम का समय था, वहां पर चीन में पहुंचना बहुत कठिन था। क्या था? वहां पर चीन में पहुंचना बहुत कठिन था। आइए आगे बढ़ते हैं। मंगोल जाति के लोग शारीरिक रूप से कैसे दिखते थे? आइए पढ़ते हैं। गोल सिर एवं गोलमुख था उनका, यानी कि उनका एक गोल सिर था और गोल ही चेहरा था। छोटे हाथ पैर थे, उनके छोटे छोटे हाथ पैर होते थे। यह मतलब वहां के लोगों का शारीरिक रूप था। वैज्ञानिकों का मानना है कि लगभग 5 लाख वर्ष, यानी लगभग 5 लाख वर्ष पूर्व मनुष्य कहाँ रहता था? जैसे पेनिंग मैन कहा जाता था। मनुष्य यहाँ रहता था तो उसे पेनिंग मैन कहते थे। क्या कहते थे? पेनिंग मैन। कब? 5 लाख साल पहले, 5 लाख वर्ष पूर्व जो मनुष्य यहाँ रहता था उसको हम पेनिंग मैन कहते थे। आइए देखते हैं एक बार कि चीन के लोग कैसे दिखते हैं। देखिए, आपको यहाँ पे मैंने क्या बताया है, उनका गोल चेहरा होता था और उनका गोल सर होता था। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इनका गोल चेहरा है और गोल सर है। आपको यहाँ पे देखिए तस्वीरों में कितना हिंट दिख रहा है। देखिए सभी का गोल चेहरा, और क्या है, देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसका कितना गोल चेहरा है, और सभी के सर भी एकदम गोल है। तो इससे आप पता लगा सकते हो कि चीन की सभ्यता कैसी दिखती होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है चीनी सभ्यता की विशेषताएं? जो चीनी सभ्यता है उसकी क्या क्या विशेषताएं थी? आइए पढ़ते हैं। इसकी क्या विशेषताएं हैं? सामाजिक जीवन, कि इस सभ्यता का सामाजिक जीवन कैसा था? देखिए, चीन की प्राचीन सभ्यता है, जिसको हम समाज बोलते हैं, उसमें मंडारानी, कृषक, कारीगर, व्यापारी तथा सैनिक वर्ग में विभाजन थे। जो चीनी सभ्यता थी वह मंडारानी, कृषक, कारीगर, व्यापारी और सैनिक वर्ग में उनको बांट रखा था। आइए आगे बढ़ते हैं। सेना में भर्ती होने वाले जो लोग थे या तो अत्यंत निर्धन होते थे या अप्रक्षमी होते थे। क्या था? देखिए, हमने अब तक जितनी भी सेनाओं के बारे में पढ़ा उसमें क्या था, सेना एकदम बहुत ही अच्छी क्वालिटी की होती थी। उसको इतना तैयार किया जाता था कि उसको कठिनाइयों से लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। लेकिन जो यह सभ्यता थी, जो चीनी सभ्यता थी, उसमें क्या होता, जो सेना में लोग भर्ती होते थे वो या तो अत्यंत निर्धन होते थे या अप्रक्षमी होते थे, यानी कि जो मेहनत नहीं करते थे वो लोग यहाँ पे होते थे, या समाज में अवांछनीय चित्रित के सामने जाने जाते थे, यानी कि या फिर वह समाज में एक पागल के तौर पर जाने जाते थे। वैसे लोग यहाँ पर चीन की सेना में भर्ती लेते थे। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, H.A. डेविस का कथन है। एक बंदा हुआ जिसको हम बोलते हैं H.A. डेविस। उसके कथन के अनुसार क्या था, चीनी सभ्यता में चीन ही एक देश है जो शांति के लिए संगठित रहा तथा यहाँ सेना होना एक अपमानजनक समान समझा जाता था। देखिए क्या हुआ, जो H.A. डेविस है उसने क्या कहा, हमने अब तक जितनी भी सभ्यताओं के बारे में जाना उन सभी सभ्यताओं में से यह चीनी सभ्यता सबसे अलग है, क्योंकि क्या है, इसमें प्राचीन सभ्यताओं में
चीन ही एक ऐसा देश है, यानी प्राचीन जितनी भी सभ्यताएं हैं उनमें से चीन ही एक ऐसा देश है जो शांति के लिए संगठित रहा, यानी अपनी शांति को पाने के लिए आपस में इसने मेल जोल रखा, आपस में इसने लड़ाई नहीं की, तथा यहाँ सैनिक होना एक अपमानजनक माना जाता था। क्या? एक सैनिक होना अपमानजनक समझा जाता था। बाकी जितनी भी सभ्यताएं हमने पढ़ी उनमें सैनिक होना एक बहुत ही गौरवपूर्ण होता था, लेकिन यह हम पहली सभ्यता पढ़ रहे हैं जिसमें एक सैनिक होना अपमानजनक था। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे यह सभ्यता हमसे क्या कहने का प्रयास कर रही है। चीनी सभ्यता में संयुक्त परिवार की प्रथा थी। जो यह चीनी सभ्यता थी उसमें क्या था? संयुक्त परिवार की प्रथा थी, यानी कि उसमें आपको अपने परिवार के साथ रहना पड़ेगा, आप अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते, आप अपने परिवार से अलग नहीं रह सकते, यानी वहाँ संयुक्त परिवार की एक प्रथा थी। परिवार का मुखिया, जो परिवार का मुखिया होता था वह वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। क्या? वह वयोवृद्ध व्यक्ति होता था। वहाँ के जीवन में नैतिकता पर विशेष बल दिया गया, जो वहाँ का जीवन था वहाँ की नैतिकता में विशेष बल दिया गया। जो जितनी भी सभ्यताएं थी वहाँ पर कुछ ऐसा देखने को नहीं मिला कि उनमें नैतिकता पर बल दिया गया हो, लेकिन इस सभ्यता में नैतिकता पर बल दिया गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। समाज में स्त्रियों की कोई गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। जो समाज में स्त्रियां थीं उनको कोई भी गौरवपूर्ण स्थान प्राप्त नहीं था। यह इस सभ्यता की बहुत ही बुरी बात थी। आइए आगे बढ़ते हैं। पर्दा प्रथा व तलाक प्रथा भी प्रचलित थी, यानी इस चीनी सभ्यता में पर्दा प्रथा व तलाक प्रथा या दो प्रथा भी बहुत प्रचलित थी। जो संयुक्त परिवार की प्रथा थी उसके साथ साथ पर्दा प्रथा और तलाक प्रथा ये दोनों भी बहुत ही मायने रखती थी। आइए देखते हैं आगे यह सभ्यता हमसे क्या कहने का प्रयास कर रही है, लेकिन मैं आपको पहले दिखा दूं यह इनका कुछ सामाजिक जीवन है। यह देखिए यहाँ पर कैसे कुछ कूटने का काम कर रहे हैं। यहाँ पे यह चार औरतें मिलकर कुछ बनाने का काम कर रही हैं, जो कि इनके सामाजिक जीवन को दर्शाता है कि सारी मिलकर काम कर रही हैं, यानी इनमें एक एकता की भावना है। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? कृषि व पशुपालन, यानी कृषि और पशुपालन में यह चीनी सभ्यता कैसी थी। चीनी लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि था। हमने पहले चर्चा की, जो चीनी लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि था। चावल की खेती तथा चाय की खेती क्या था? चावल की खेती तथा चाय की खेती बहुतायत की जाती थी, यानी चावल और चाय की खेती अधिक मात्रा में की जाती थी। यहाँ पर चावल और चाय की खेती को बहुत अधिक मात्रा में पैदा करते थे और अभी भी पैदा करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? नहरों द्वारा सिंचाई होती थी, यानी कि यहाँ पर इस चीनी सभ्यता में नदियाँ थीं और उन नदियों से नहरों को लाया जाता था और नहरों से इनकी सिंचाई की जाती थी, इनकी चावल और चाय की खेती की। आइए आगे बढ़ते हैं। इनके कुछ पालतू जानवर भी थे, पालतू पशु भी थे। वो कौन कौन से थे? भेड़, सुअर, गाय, बैल, कुत्ता। यह इनके कुछ पालतू पशु के रूप में जाने जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे सभ्यता क्या कहती है। व्यापार व उद्योग में इसका क्या उद्देश्य था, यानी व्यापार और उद्योग में यह कौन सी सूची में आती थी। ये क्या है? चीनी हस्तकला एवं उद्योग के अंतर्गत, जो चीनी हस्तकला है और उद्योग के अंतर्गत रेशम तैयार करना और कपड़ा बुनना प्रमुख था, क्योंकि रेशम का कीट होता है उससे धागा बनाया जाता है और फिर उस धागे से कपड़ा बुना जाता है। ये एक हस्तकला होती थी जिसको यह लोग अपने हाथों से बखूबी निभाते थे। तो यह कला अपने आप में प्रचलित थी, क्योंकि यह एक बहुत ही जटिल कला थी। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? अन्य महत्वपूर्ण उद्योग भी थे। चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, जो कि हम आज भी यूज करते हैं। इन चीनी मिट्टी के बर्तन को हम चीनी मिट्टी के बर्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि जो मिट्टी है, जो चीनी मिट्टी इसमें प्रयोग होती है, वह मिट्टी चीन में ही पाई जाती है। इसी कारण वह उस मिट्टी के चीनी मिट्टी बर्तन बनाते हैं और वह मिट्टी चीन में पाने जाने के कारण हम उसको चीनी मिट्टी कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? चीन में नमक, मछली, लौंग, सती और रेशमी कपड़ों का व्यापार बड़े पैमाने में होता था, यानी इनका व्यापार एक बहुत बड़े पैमाने में होता था। किनका?
चीन के नमक की, जो चीन से नमक था ना, वो चीन से नमक लेके आते और पूरे विश्व में बांटते थे। यह इनका बहुत ही एक बड़ा व्यापार था। मछली बेचना इनका बहुत बड़ा व्यापार था। लोम क्षति, एक लोम और क्षति चीजें हुई, उनका एक यहाँ पे एक बहुत बड़ा व्यापार था। रेशमी कपड़ों का बहुत बड़ा व्यापार था। यहाँ पे एक बहुत बड़े पैमाने पर इनका व्यापार किया करते थे। प्राचीन बेबीलोन, हमने पिछली सभ्यता में जाना था, मेसोपोटामिया सभ्यता में, जिसमें एक बेबीलोन था। बेबीलोन के बारे में यह सभ्यता क्या कहती है? बेबीलोन मिस्र एवं भारतीय, जो भारत है, भारत से चीनी के लोग भिन्न वस्तुओं का व्यापार करते थे। यानी हमने बेबीलोन सभ्यता में, मिस्र की सभ्यता में और भारत की सभ्यता में जो जानेंगे, वह जो चीनी सभ्यता है वह इन सभी सभ्यताओं से अलग व्यापार करती थी। क्योंकि जो जितनी भी यह सभ्यता थी, यह क्या करती थी? खाने का व्यापार करती थी, जैसे चावल, गेहूं, अनाज, यानी इनका व्यापार करती थी। लेकिन वो चीनी सभ्यता थी, वह चीनी मिट्टी यानी चीनी बर्तन, वस्त्र, ऐसी ऐसी चीजों का यह व्यापार करती थी। आइए आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है इनका धार्मिक जीवन कैसा था। यानी इस सभ्यता का धार्मिक जीवन कैसा था? चीनी लोग प्रकृति के उपासक थे। यानी जो चीनी लोग थे ना, वो प्रकृति के उपासक थे, यानी वह प्रकृति की पूजा करते थे। आज तक प्रकृति की पूजा कोई नहीं करता, हमें भी प्रकृति की पूजा करनी चाहिए। यह क्या करते थे? यह जो चीनी लोग हैं वह प्रकृति के उपासक थे, वह प्रकृति की पूजा करते थे। वे सूर्य, आकाश, पृथ्वी और वर्षा की पूजा करते थे। इनके साथ साथ वह सूर्य, आकाश, पृथ्वी और वर्षा की पूजा करते थे। यहाँ पे सूर्य का मतलब सूर्य भगवान से नहीं है, आकाश का मतलब आकाश भगवान से नहीं है। यहाँ पर सूर्य, आकाश, पृथ्वी, वर्षा का मतलब है जो हम देखते हैं, जो हम सूर्य, आकाश, पृथ्वी, जिनको हम नाम दे रखा है, वह उन्हीं की पूजा करते थे। यानी कि यह प्रकृति की उपासक थी। आइए आगे बढ़ते हैं। चीन में राजा को परमात्मा का पुत्र माना जाता था। जो चीन सभ्यता थी उसमें राजा को परमात्मा का पुत्र माना जाता था। यानी कि यह भी कहीं ना कहीं भगवान में विश्वास रखते थे, यह भी कहीं ना कहीं परमात्मा विश्वास रखते थे, क्योंकि इसीलिए यह राजा को परमात्मा का पुत्र मानते थे। वे जादू टोने, बलि आदि में भी विश्वास रखते थे। जो यह सभ्यता है, यह जादू टोना, कि अगर ऐसा कर दिया, यानी हमने जादू टोना कर दिया तो तुम यहाँ खड़े खड़े भस्म हो जाओगे। और बलि, यानी हम बोलते हैं ना, हमने बकरे की बलि चढ़ाई, हमने एक भैंसे की बलि चढ़ाई, तो यह बलि में भी ज्यादा विश्वास रखती थी। कालांतर में चीन वासियों की धार्मिक विचारधारा कन्फ्यूशियस के सुधारवादी एकेश्वरवाद एवं लाओत्से की शाश्वत आत्मा के ताओवाद तथा बुद्ध धर्म से प्रभावित हुए। क्या हुआ? कालांतर, यानी उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वो चीनी वासी थे, वो चीनी वासी कन्फ्यूशियस से, एक कन्फ्यूज धर्म था, उससे यह मिले। और उसमें क्या था? एकेश्वरवाद का मतलब होता है एक ही ईश्वर, यह उसमें विश्वास करते थे। फिर क्या हुआ? लाओत्से नाम का हुआ, उसने इनको शाश्वत आत्मा, यानी शाश्वत आत्मा, जिसको हम ताओवाद बोलते हैं, उन्होंने उसमें विश्वास किया तथा उन्होंने यह बौद्ध धर्म से बहुत प्रभावित हुए। जो हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं, जो बौद्ध धर्म हमारा भारत में बना था और फिर यह विश्व के अनेक अनेक हिस्सों तक गया, यह उनसे भी प्रचलित थे। आज एक आशुतोष राणा की एक कविता है जो मुझे याद आ रही है। वो बोलते हैं कि हमने तुमको युद्ध दिया, मतलब हमने तुमको बुद्ध दिया और तुमने हमको युद्ध दिया। यानी वह अपने कविता में कहते हैं कि हमने तुमको बुद्ध दिया लेकिन तुमने हमको युद्ध दिया। क्योंकि यह चीन हमसे समय समय पर लड़ाई करता रहता है, तो जो बुद्ध थे वो भारत के थे और यह बुद्ध अपने ज्ञान को अलग अलग जगहों पर पहुंचा रहे थे। तो उस बात को ध्यान में रखते हुए आशुतोष राणा ने यह कविता लिखी थी, जिसमें वह बताते हैं कि हमने तुमको बुद्ध दिया और तुमने हमको युद्ध दिया। आइए आगे बढ़ते हैं। क्या है? ज्ञान विज्ञान की दृष्टि में यह सभ्यता कैसी थी, आइए देखते हैं। प्राचीन चीन में ज्ञान विज्ञान की खूब उन्नति हुई। यानी जो प्राचीन चीन था उसमें ज्ञान विज्ञान में बहुत उन्नति हुई। कागज, जो हम कागज आज बोलते हैं, कागज का हम आज उपयोग करते हैं, कागज का सर्वप्रथम उपयोग चीन में हुआ था।
कहाँ हुआ था? कागज का सर्वप्रथम उपयोग चीन में हुआ था। कहाँ हुआ था? चीन में। यहाँ पर इन्होंने कागज को बनाया था। उससे पहले कोई भी कागज के बारे में नहीं जानता था। सब ताड़ पत्रों पे लिखते थे और पेड़ों की छाल पर अपने विचारों को लिखा करते थे, है ना। लेकिन कागज का पहली बार उपयोग इस चीन सभ्यता ने किया। और क्या किया? छापा खाना। एक छापा खाना था, उसके बारे में भी इसी सभ्यता में हमको जानने को मिलता है। स्याही, स्याही के बारे में भी इसी सभ्यता में जानने को मिलता है। बारूद, बारूद के बारे में भी इसी सभ्यता में जानने के लिए मिलता है। यानी कि मुझे इस सभ्यता की एक बात समझ नहीं आती कि यह सभ्यता ने किसी के साथ लड़ाई भी नहीं की, इसने बारूद क्यों बनाया? जब उसको लड़ाई नहीं करनी थी तो उसने बारूद क्यों बनाया? फिर भी खैर आगे बढ़ते हैं। चित्रकला, यानी यह चित्रकला में भी बहुत आगे थी। और है दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में ही हुआ। जो आज हम कंपास बोलते हैं जिसे, दिशा सूचक, उस दिशा सूचक यंत्र का भी आविष्कार इसी चीनी सभ्यता में हुआ, जिसको आज हम अलग अलग जगहों पर अपने रास्ते को ढूंढने के लिए कंपास का यूज करते हैं। जैसे जब हम समुद्री रास्ते से जाते हैं तो समुद्री रास्ते में कंपास का बहुत बड़ा मायने होता है। अगर कंपास ना हो तो वह अपने रास्ते से भटक जाएंगे, क्योंकि वहाँ कोई रास्ता नहीं होता समुद्र में। अगर हम आसमान की बात करें तो आसमान में भी लोग अपने कंपास से, जो आसमान में हमारे एरोप्लेन है वो भी अपने कंपास के जरिए चलते हैं। तो इसको हम मान सकते हैं कि दिशा सूचक यंत्र का आविष्कार करना एक कितना बड़ा आविष्कार था, जो कि हम उसको आज भी प्रयोग कर रहे हैं। और क्या था? आइए आगे बढ़ते हैं। कन्फ्यूशियस और लाओ त्से, कन्फ्यूशियस और लाओ त्से चीन के महान विचारक थे। दो बंदे हुए जिसको हम बोलते हैं, एक को बोलते हैं कन्फ्यूशियस और एक को बोलते हैं लाओ त्से। यह चीन के महान विचारक थे। क्या थे? चीन के महान विचारक थे। चीनी लोग इनके विचारों को सुनकर मनमोहित हो जाते थे। लियो, लियो वहाँ का एक प्रसिद्ध कवि था। एक कवि हुआ जिसको हम लियो के नाम से जानते हैं। लियो वहाँ का एक यह प्रसिद्ध कवि हुआ। आइए अब आगे पढ़ते हैं, आगे हमसे यह सभ्यता क्या कहने का प्रयास कर रही है। आगे हम जानते हैं चीनी दीवार, कि चीनी दीवार कैसे बनी, जो कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि यानी इस दीवार के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। देखिए क्या हुआ। जो चीन की दीवार है, यह चीन की दीवार प्राचीन चीनी स्थापन, ये क्या है? प्राचीन चीनी स्थापत्य कला का विश्व प्रसिद्ध नमूना है। यानी जो हम बात करें चीनी दीवार की, चीनी दीवार में एक अपना ही, इसका एक अपनी ही अलग वैल्यू है। यह एक अपनी अलग जगह बना के रखती है दुनिया में। इसके एक अलग नाम दिया जाता है, इसको एक अलग से गिना जाता है। चीनी सभ्यता को यह एक अजूबे की तरह इसको गिना जाता है। इसका निर्माण कैसे हुआ? इसका निर्माण चीन के शासक, एक शासक हुआ चीन का जिसको हम शी वांगती, क्या शी वांगती द्वारा हेडू के निरंतर आक्रमण थे हेडू के, उस पर रक्षा पाने के लिए इसका करवाया गया था। मैं थोड़ा आपको इस सभ्यता के यानी इस दीवार के बारे में बता दूं। जो अभी हम पढ़ते आ रहे हैं, मंगोल जाति इस सभ्यता में थी, मंगोल जाति इस सभ्यता में थी। तो क्या हुआ, एक समय ऐसा आया जब मंगोलियों ने अपना एक अलग, अपना जो मंगोली थे वह उनसे अलग हट गए। जो इधर के आधे लोग थे वो इधर थे, जो उधर के आधे लोग थे वो उन्होंने एक अपना मंगोल देश बनाया और वह वहाँ रहने लगे। वहाँ पर जो राजा थे वो बहुत ही खतरनाक राजा होते थे। वह इतने खतरनाक राजा होते थे कि वह जहाँ जाते थे वहाँ तबाही ला देते थे। इसलिए उन राजा को हम खाना बदोश राजा कहते थे। यानी उन राजाओं की जाति को खाना बदोश जाति कहते थे। क्या कहते थे? खाना बदोश जाति। और जो चीनी सभ्यता थी, चीनी सभ्यता इन खाना बदोश जातियों से, यानी जो हेडू था, यानी उस समय का जो शासक था हेडू के समय का, शी वांगती के समय का जो हेडू शासक था, उसके आक्रमणों यानी उसके निरंतर आक्रमणों से रक्षा पाने के लिए यह इस दीवार का निर्माण हुआ। इस दीवार का निर्माण हुआ। ठीक है, आई होप आपको ना समझ आया होगा। अब थोड़ा जानते हैं चीन की दीवार कैसी थी, इसके बारे में क्या क्या हमको अलग जानने को मिला है। देखिए क्या है, यह दीवार कितने मीटर लंबी है, यह कितने मील लंबी है? यह हमारी 1800 मील लंबी है। कितनी? 1800 मील लंबी है। यानी उसकी लंबाई है वो 1800 मील लंबी है। कितनी? 1800 मील लंबी है।
अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई हमारी 20 फीट इसकी चौड़ाई है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई भी 20 फीट है। कितनी? इसकी ऊंचाई भी 20 फीट है। इस दीवार पर थोड़ी थोड़ी दूरी पर दुर्ग जैसी छोटे छोटे किले बनाए गए हैं। क्या है? आपको देखिए, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये देखिए एक दुर्ग यहाँ पे है, और फिर आपको एक दुर्ग यहाँ पे दिख रहा होगा, और फिर एक दुर्ग यहाँ पे है, और एक दुर्ग आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। यानी कि छोटे छोटे दुर्ग बनाए गए हैं जहाँ पर जो हुण जाति थी उनके आक्रमण से, यानी उनके आक्रमण से रक्षा करने के लिए यहाँ पर कुछ सैनिक तैनात होते थे, ठीक है, और जो कि उनसे रक्षा क्या करते थे, उनसे इस जो सभ्यता थी, चीनी सभ्यता, उनसे इसकी रक्षा किया करते थे। तो यह थी हमारी चीनी सभ्यता। आई होप आपको इस सभ्यता के बारे में जानकर अच्छा लगा होगा, और इन सभ्यताओं के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कमेंट में बोल सकते हो। मैं इन सभी सभ्यताओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो भी हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, मैं उन सभी के बारे में आपको बताऊंगा। अभी तो बस हमारी है एक्सप्लेनेशन है कि चीन की सभ्यता क्या थी, मिस्र की सभ्यता क्या थी, मेसोपोटामिया सभ्यता क्या थी, यूनान की सभ्यता क्या थी, ठीक है। अभी तो हमने इनके बारे में जाना है, लेकिन आने वाली वीडियो में हम इन सभी सभ्यताओं के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में जानेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।